मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज का, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने कल 10th इलस्ट्रेशन तक सॉल्व किए थे। हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका कि देखो जब किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम उसको चार तरीके से ट्रीट करते हैं। रिटेनिंग टू डेट, सेकंड डिस्काउंटिंग द बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी, थर्ड केस sending the bill of exchange to bank for collection, और fourth endorsement of bill of exchange। चारों केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, दैट इज रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एट rebate before maturity। देखो डियर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। देखो डियर इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि मान लीजिए आज हमारी एक पार्टी है, कोई कस्टमर है एक्स, हमने अपने कस्टमर को 1 लाख रुपीस की गुड सेल आउट किए क्रेडिट में, ठीक है, 1 लाख रुपीस की गुड सेल आउट की क्रेडिट में, जिसके अगेंस्ट हमने एक्स से एक बिल्स रिसीवेबल ले लिया पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि वो पार्टी हमसे 3 महीने की क्रेडिट मांग रही थी, हमने 3 मंथ का उस पार्टी से एक बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, वो पार्टी हमें 3 मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज दे चुकी, तो वो पार्टी आफ्टर 3 मंथ हमें पेमेंट करेगी। लेकिन जस्ट आफ्टर 1 मंथ वो पार्टी हमारे पास आती है और वो कहती है कि जी मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया, मैं आपको आज और अभी पेमेंट करना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो पार्टी जस्ट आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करना चाहे तो क्या आप उसकी पेमेंट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कोई पार्टी ड्यू डेट से पहले आपको पेमेंट करना चाहे तो आप उस पार्टी से पेमेंट लेने के लिए एग्री, ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय एक्स ही कहता है कि जी 1 लाख रुपए मांगते हो आप हमारे, अगर मैं पेमेंट आपको आज और अभी करूं तो आप मुझे कितने का डिस्काउंट, कितने का बेनिफिट या कितने की रिबेट प्रोवाइड करो। वो हमसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट की डिमांड करते हैं और डिस्काउंट देना बनता भी है। सोच के देखो, कल को अगर मान लो हम उस पार्टी को ये कहे कि भाई सर रिबेट किस चीज की, मैं तो आपके पैसे मांगता हूँ, डिस्काउंट किस चीज का दें, हम तो आपके 1 लाख रुपए मांगते हैं, हमने आपको सामान बेचा है, ठीक है। तो वो पार्टी पागल तो है नहीं, वो क्या करेगा, क्योंकि हम पेमेंट 3 महीने से पहले तो उसको कह ही नहीं सकते, अभी 1 मंथ ही पास हुआ है, 2 मंथ बच रहे हैं, उसके पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया, वो क्या करेगा, उस पैसे को 1 लाख रुपीस को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करा देगा। अब उस पैसे को बैंक में 2 मंथ तक रखेगा। अगर 1 लाख रुपीस को बैंक में 2 मंथ तक रखा जाए तो बैंक उस पे 100, 200, 300, 500 कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगा। मान लो 1 लाख को 2 मंथ तक रखा जाए तो उसके ऊपर बैंक हमें 1000 रुपीस का इंटरेस्ट देगा। अब वो पार्टी 1 लाख के 1 लाख 1000 हो गए विद इंटरेस्ट। आफ्टर 2 मंथ तो 1 लाख हमें दे देगा, 1000 खुद रख लेगा, यानी कि उसको तो 1000 का प्रॉफिट हो ही रहा है, वो तो चाहता है। तो इसलिए क्या होता है, और तो इसका मतलब वो इसी चीज का हमसे डिस्काउंट मांग रहा है, क्योंकि अगर मान लो आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा के बैंक से इंटरेस्ट ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्काउंट देना बनता है। कारण है कि देखो 1 लाख रुपीस की पेमेंट, अगर मान लो आप उसको डिस्काउंट नहीं देते तो वो तो बैंक में डिपॉजिट करा के डिस्काउंट इंटरेस्ट कमा लेगा। अगर आप उसको डिस्काउंट दे भी देते हो तो आपको नुकसान क्या है भाई, 1 लाख रुपीस की जगह अगर आप मान लो उसको 1000 का डिस्काउंट दे देते हो, आपको कितना पैसा मिल गया, 99,000 रुपीस मिल गए। आप ही 99,000 अपने बैंक में डिपॉजिट करा दो, आपको तो पेमेंट 2 मंथ बाद मिलनी थी, 2 मंथ बाद जब बैंक से पैसा निकलाओगे आपको कितना मिलेगा, कोई 1 लाख रुपीस मिलेगा, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास आपका पैसा आ चुका है, कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ जाए तो आप उस पैसे का यूज कर सकते हो। प्लस अगर कल को मान लो आप उस पार्टी को मना कर दो, उस पार्टी ने ले जाकर बैंक में जमा करा दिया, आफ्टर 10 डेज उस पार्टी की डेथ हो गई, आपका पैसा भी डूब जाएगा, आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बेटर है
कि अगर वो पार्टी ड्यू डेट से पहले अभी पेमेंट करे तो हम उस पार्टी को क्या दें, कोई ना कोई डिस्काउंट। तो देखो रिटायरमेंट का मतलब ही ये होता है, रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ही ये होता है कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक नंबर पे थ्योरी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज makes the payment of bill of exchange before its maturity under a rebate, it is called retiring of bill of exchange। यानी कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर ड्यू डेट से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करता है अंडर ए rebate, that is called retiring of bill of exchange, उसे retiring of bill of exchange कहा जाता है। देखो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटायर किया जाता है तो ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और दूसरी पार्टी है ड्रॉ यानी कि वाई। दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सबसे पहले एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। एक्स को पेमेंट मिल रही है, किस चीज की मिल रही है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख का बीआर था जिसके ऊपर 1000 की रिबेट बन गई, डिस्काउंट बन गई। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड रिबेट, उसको रिबेट के नाम से दिखाना। देखो 1 लाख रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर एक्स को मिला हुआ था, वाई ने मैच्योरिटी डेट से पहले उसकी पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ ₹1000। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट यानी कि रिबेट एक्स को देनी पड़ रही है लॉस एक्स के लिए, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। एक्स अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर, और उस तरफ वाई क्या एंट्री करेगा, क्योंकि वाई ने ड्यू डेट से पहले पेमेंट की है इसलिए वाई को भी एंट्री करनी पड़ेगी। वाई किस चीज की पेमेंट कर रहा है, बीपी की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट। ठीक है बेटा, इस तरीके से ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज क्लियर है बेटा। ठीक, तो देखो इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो इलस्ट्रेशन 11 में कह रहे हैं कि ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। चंदर ने दिनेश को 50,000 लिस्ट प्राइस का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। अच्छा, आपको बताया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट के केस में जितने रुपए का भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड ओनली आउट ऑफ द प्राइस, ना उसको कहीं डेबिट करेंगे ना कहीं क्रेडिट, केवल जो सेलिंग प्राइस है उसमें से डिस्काउंट काट के बाकी अमाउंट से एंट्री काट कर दो। तो उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स सेल आउट करी, एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3, और उसी दिन दिनेश के ऊपर ड्यू अमाउंट के लिए एक बिल लिखा विच आर पेबल आफ्टर 3, जिसकी पेमेंट 3 महीने के बाद। दिनेश एक्सेप्टेड द बिल, दिनेश ने उस बिल को एक्सेप्ट कर। ऑन 4 सितंबर 2018 दिनेश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस रिसीविंग ए रिबेट ऑफ 15% पर। दिनेश ने अपनी एक्सेप्टेंस को रिटायर कर दी यानी कि पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ 15%, 15% पर एनम रिबेट। पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की बुक्स में इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास की। देखिए डियर, आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले इन बुक्स ऑफ सेलर कौन है, चंदन, इन बुक्स ऑफ चंदन
फॉर्मेट आप पूरा बना लें, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुल अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले चंदन दिनेश को गुड सेल आउट कर, अच्छा कितने की गुड सेल आउट कर रहा है? 50,000 की, जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 50,000 का 20% 10,000 रुपीज होता है, तो 10,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट काट के वो दिनेश को 40,000 रुपीज का सामान बेचा। अब आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिपोर्ट नहीं करना, ना डेबिट ना क्रेडिट, केवल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करना। हमने दिनेश को 40,000 रुपीज की गुड सेल आउट की, क्या एंट्री बनेगी? दिनेश एक रिसीवर है डेबिट, गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए सेल, सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी दिनेश टू सेल 2018 1st of July, दिनेश डेबिट टू सेल्स, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। यहां लिख देंगे बेटा गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड सेल आउट, ठीक है। दिनेश को हमने 40,000 की गुड सेल आउट, उसी दिन ये कह रहा है कि एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3। उसी दिन दिनेश के ऊपर 40,000 रुपीस का बिल लिखा गया, जिसको दिनेश ने एक्सेप्ट कर। इसका मतलब ऑन द सेम डे आपको दिनेश से एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल। तो यहाँ पे 1st of जुलाई को दिनेश से एक्सेप्टेंस मिल रही है, बीआर मिल रहा है, क्या एंट्री करोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश। कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही है बेटा? 40,000। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम दिनेश, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम दिनेश। दिनेश से 40,000 रुपीस की क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक। अब एक्सेप्टेंस मिलने के बाद पहले तो ये देखो इस एक्सेप्टेंस की ड्यू डेट कब आई बेटा? 1st of जुलाई को एक्सेप्टेंस लिखी गई थी, कितने मंथ के लिए लिखी गई है? 3 मंथ के लिए। 3 मंथ काउंट करो कब खत्म होंगे? 1st of अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 ग्रेस पीरियड के 4th of अक्टूबर। इसकी जो पेमेंट करने की डेट थी वो 4th of अक्टूबर आनी थी, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई ऑन 4th of सितंबर दिनेश रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस अंडर ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। दिनेश ने अपनी एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। अच्छा उसने पेमेंट कब की है? 4th of सितंबर। अब आप देखो कि 4th of सितंबर को वो पेमेंट कर रहा है कितने दिन पहले? भाई पेमेंट की डेट थी 4th of अक्टूबर और वो पेमेंट कब कर रहा है? 4th of सितंबर। सितंबर से अक्टूबर का टाइम पीरियड कितना बच गया? 1 मंथ। इसका मतलब वो 1 मंथ पहले हमारे पास आ रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको 1 मंथ के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? रिबेट प्रोवाइड करेंगे। कितनी? देखो पेमेंट कितने अमाउंट की करनी थी उसको? 40,000 की, जिसके ऊपर रिबेट की रेट कितनी है? 15% पर एनम। देखो 15% तो पूरे साल के लिए होता, लेकिन वो पेमेंट कितने दिन पहले कर रहा है? 1 मंथ पहले, तो 1 मंथ की ही रिबेट उसको मिलेगी। 1 मंथ के लिए क्या लिखोगे? 1/12। क्या लिखोगे? 1/12। सोल्व करो इसको, 5/4 100, 500 रुपीस। इसका मतलब 40,000 रुपीस के बिल की पेमेंट 1 मंथ बिफोर कर रहा है, जिसकी वजह से उसको 500 रुपीस की रिबेट मिलेगी। अब 40,000 रुपीस में से 500 रुपीस की रिबेट काट के वो बंदा हमें कितने पैसे लौटाएगा? कितने पैसे पे करेगा? 39,500। 4th of सितंबर को आपको पेमेंट मिल रही है, क्या एंट्री करोगे? पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 500 रुपीस रिबेट के कट रहे, रिबेट अकाउंट डेबिट।
BR, एक सेकंड, 39,500, 500 और ये हो गया 40,000। तो बेटा देखो इसमें हम लोग बात ये कर रहे थे कि भाई 40,000 के बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में 39,500 रुपीज मिले। क्या एंट्री हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। यहाँ पे लिखेंगे बिल रिटायर्ड बाय दिनेश। दिनेश ने बिल को क्या कर दिया? रिटायर। ठीक, तो ये तो है हमारे पास जर्नल इन बुक्स ऑफ चंद। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ दिनेश। इन बुक्स ऑफ दिनेश डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखे। देखो सबसे पहले ये कह रहा था कि चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश। चंदर ने दिनेश को गुड्स सेल आउट किया। तो अगर हम दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कहेंगे कि दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। भाई दिनेश ने चंदर से गुड्स खरीदी कितने की? 40,000, 20% डिस्काउंट पे खरीदी थी। तो दिनेश अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 2018 1st ऑफ जुलाई। चंदर से सामान खरीद रहे, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर 40,000। गुड्स परचेज at 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर गुड्स खरीदी। ठीक, फिर चंदर से हमने 40,000 रुपीस की गुड्स खरीदी। चंदर हमारे 40,000 रुपीस मांग रहे, उसने चंदर को 40,000 रुपीस की क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो वो चंदर को एक्सेप्टेंस देगा 1st ऑफ जुलाई को। क्या एंट्री बनाएंगे? चंदर डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000। एक्सेप्टेंस गिवन टू चंदर। एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, अब आप देखो कि चंदर को 40,000 की एक्सेप्टेंस देने के बाद इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 3 मंथ बाद की है, यानी कि 4th ऑफ अक्टूबर। लेकिन 4th ऑफ सितंबर को ही दिनेश ने अपनी इस एक्सेप्टेंस को क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। इट मींस इसकी पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ ₹500 रिबेट के ऊपर। तो 40,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस जिस पे 500 रुपीस की रिबेट काट के कितनी पेमेंट करेगा? 39,500। ड्यू डेट 4th ऑफ सितंबर को पेमेंट करेगा। एंट्री क्या होगी? बिग पूरा खत्म होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, एक इफेक्ट पड़ रहा है बैंक पर, पैसा उसके पास से जा रहा है, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। 500 रुपीस की रिबेट उसको मिल रही है, उसके लिए फायदा है। प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट बीपी कितने की पे की जा रही है? पेमेंट कितने की है? 40,000। लायबिलिटी 40,000 की खत्म होगी। पैसा कितना दिया जा रहा है? 39,500। रिबेट कितने की मिल रही है? 500। बिल्स पेबल रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी। बिल्स पेबल रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसको मैच्योरिटी डेट से पहले रिटायर्ड किया गया उसकी पेमेंट। ठीक है बेटा, तो देखो डियर ये तो हमारे पास टॉपिक था रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटिंग चार्जेस देयर।
देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे केसेस की एंट्री मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, ध्यान से समझो। देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज देयर ऑन। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटिंग चार्जेस देयर, इसका मतलब क्या होगा? देखो बेटा, पहले तो समझो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, डिसऑनर किसे कहते हैं। देखो, इफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज refuse to make the payment of bill of exchange upon its maturity, it is called dishonor of bill of exchange। यानी कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर, जिस पार्टी से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था, वो पार्टी अगर ड्यू डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से मना कर दे, तो उसे हम डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। If the acceptor of bill of exchange refuse to make the payment of bill of exchange before its maturity, on its maturity, it is called dishonor of bill of exchange। देखो, मान लो आज हमने X को गुड सेल आउट की, उससे हमें पैसा लेना था, उस पार्टी ने हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे दी, लेकिन जब उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की ड्यू डेट आई, तो उस पार्टी ने पेमेंट देने से मना कर दिया। रीजन से कोई मैटर नहीं है, वो पैसा देना नहीं चाहता, पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, या कोई और रीजन है, वो मैटर नहीं। मैटर सिर्फ इतना है कि उस पार्टी ने हमें पेमेंट देने से मना कर। देखो, जब बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर पेमेंट करने से मना करता है, तो उसको हम डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब बात करते हैं कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाले नोटिंग चार्जेस। देखो, नोटिंग चार्ज क्या होता है? आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से मना करता है, तो हम उस बंदे के खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, और केस के थ्रू उस पार्टी से पैसा वसूल कर सकते हैं। लेकिन मान लो आज हमारा कोई क्रेडिटर था, जिससे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया हुआ, उसने ड्यू डेट के ऊपर हमें पेमेंट देने से मना कर दिया। अब हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेते हैं, हम उसके ऊपर केस करते हैं। केस की सुनवाई आपको पता है इंडिया में किस तरीके से होती है। पहले तो आप केस को फाइल करोगे, उसकी फाइलिंग होने में महीने 2 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। मान लो 2 महीने के बाद उस बिल की फर्स्ट डेट आई, कोर्ट में केस गया। कोर्ट में जब केस गया, तो लॉयर के सामने वो बंदा ये कहता है कि जी मैं तो पैसा देने के लिए तैयार बैठा था, मेरे पास तो पैसे का अरेंजमेंट था, ये बंदा मेरे पास पैसे लेने ही नहीं आया, ये मेरी रेपुटेशन को डैमेज करना चाहता था, कोर्ट में लाना चाहता था, मैं तो पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे अब ले लो। अब उस टाइम वो कोर्ट में पैसा निकाल के दे देते हैं। हम कैसे प्रूव करें कि वास्तव में ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ था, वास्तव में इस पार्टी ने पेमेंट देने से मना किया? तो देखो, इसके लिए क्या होता है कि जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है, पार्टी ड्यू डेट के ऊपर बिल की पेमेंट करने से मना करती है, तो हम वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी लॉयर के पास लेके जाते हैं, जिनको हम नोटेरी पब्लिक कहते हैं। कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनको नोटेरी पब्लिक कहा जाता है। आपने कभी लॉयर के घर बोर्ड के बाहर लिखा भी देखा होगा, जो उसकी नेम प्लेट होती है, उसके नीचे लिखा जाता है कि रामलाल नोटेरी पब्लिक। ऐसे कुछ लॉयर्स होते हैं। हम उस नोटेरी पब्लिक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाते हैं। वो नोटेरी पब्लिक क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपनी स्टैंप लगाएगा और उसके ऊपर साइन कर देगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड इन माय परचेज। भाई, मेरे परचेज में मैं इस चीज का गवाह हूं कि उस पार्टी ने पेमेंट करने से मना किया। ठीक है, तो उससे हमारे पास एक लीगल प्रूफ बन जाता है कि वास्तव में उस पार्टी ने पेमेंट देने से मना किया था। नाउ वी कैन टेक द लीगल एक्शंस अगेंस्ट दैट। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है, तो उस केस में हम उसको नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाते हैं। इसके लिए नोटेरी पब्लिक हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, जिसको हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, यानी कि फीस पेड टू द नोटेरी पब्लिक फॉर अटेस्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज रिगार्डिंग इट्स डिसऑनर
इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज। देखो नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को हमने पे किया, लेकिन ये पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हमारे फॉल्ट की वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। तो फिर जब बात आती है कि गलती हमारी नहीं है तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें, उसकी पैसे हम क्यों दें? तो देखो इसमें भी प्रोविजन ये है कि ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट आपने करी है, लेकिन आप इसके लिए अथोराइज्ड हो कि अलोंग विद द बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी सामने वाली पार्टी से वसूल करो। यानी कि पेमेंट आपने कर दी, लेकिन आप ये पैसा भी किससे लोगे? ड्रॉगी से लोगे जिसने पेमेंट करने से मना किया। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बिल डिसऑर्डर्ड एंड नोटिंग चार्ज, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटिंग चार्ज। देखो बेटा आपको ये बात तो पता ही है कि किसी पार्टी से मिले हुए बिल ऑफ एक्सचेंज के चार ट्रीटमेंट होते हैं, अपने पास रखना, बैंक से डिस्काउंटिंग करवाना, एंड्रोज करना या बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजना। चारों केसेस में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है तो अलग अलग एंट्री होगी इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो देखो बेटा मैं सारे केसेस एक साथ लिखवा रहा हूँ। एक तरफ तो मैं एंट्री लिख रहा हूँ एंट्री इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और एक तरफ लिख रहा हूँ एंट्री इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है, चार अलग अलग केस बना रहे। पहला केस, एक अमाउंट भी ले लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में जाए। मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का था, ठीक है, डिसऑनर्ड हुआ और उसके ऊपर हमने 500 रुपीज का नोटिंग चार्ज पे किया। 500 का क्या दिया उसके ऊपर? नोटिंग चार्ज। ठीक है, ये फिगर भी हमने लिखा। अब पहला केस था when bills receivable is retained till maturity, and disorder एंड नोटिंग चार्ज, शॉर्ट में लिख रहा हूं एनसीएनसी समझ जाना, नोटिंग चार्ज एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय अस, ठीक है। देखो पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रख के रखा और जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट आई हमने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मतलब कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो और नोटिंग चार्जेस किसने दिया? हमने खुद ने दिया। भाई सीधी सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है तो नोटिंग चार्जेस भी कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। तो उस केस में आपकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? ड्रॉवर की बुक्स में देखो, ड्रॉवर की बुक्स में इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी? आपको वाई से बीआर मिला हुआ था, एंट्री की थी बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। आज वो डिसऑनर्ड होगा, वाई के दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करोगे, लेकिन कितना? 10,500। 10,000 रुपीज तो बीआर के और 500 नोटिंग चार्ज नहीं, नोटिंग चार्ज तो वाई दिखाएगा। हम उसको क्या दिखाएंगे? किस नाम से दिखाएंगे? कैश के नाम से। ठीक है भाई, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में वाई डेबिट टू बीआर अकाउंट और टू कैश। हम उसको कैश के नाम से दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास से तो कैश जा रहा है, हमारे लिए वो कैश है, नोटिंग चार्ज तो वाई के लिए। ठीक है, यहाँ से अमाउंट लिख देते हैं, वाई से पैसा लेने 10,500, बीआर कितने का था? 10,000 और कैश हमारे पास से कितना गया है? 500। हमने एंट्री कर दी वाई डेबिट टू बीआर और टू कैश। अच्छा, वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जैसे ही ये बिल डिसऑनर्ड हो गया, वाई को दोबारा एक्स को पैसा देना है, कितना? 10,500। 10,000 रुपीज तो वो किस चीज के देगा? बिल्स पेबल के देगा, और 500 रुपीज किस चीज के देगा? नोटिंग चार्ज। उसके लिए नोटिंग चार्ज है, वो अपनी बुक्स में उसको नोटिंग चार्ज दिखाएगा। तो वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा पीपी लायबिलिटी खत्म, भाई पीपी नाम की लायबिलिटी तो खत्म, उसकी जगह से एक्स नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी।
वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स। बीपी कितने का था 10,000, नोटिंग चार्ज कितने का था 500 और एक्स को टोटल अमाउंट कितना पे करना था 10,500। एक्स को कितना पैसा देना था 10,500। क्लियर? ये हो गई जनरल इनपुट्स ऑफ वर्क। अब बात करते हैं दूसरे केस, सेकंड केस, व्हेन bills receivable is discounted from bank। Dishonor and not in charge paid by bank। देखो हमारा सेकंड केस आता है कि कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज को आप मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हैं, ठीक है, और ड्यू डेट के ऊपर वो बिल क्या हो जाता है डिसऑनर। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आज हमें Y से 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया। बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट 2 महीने बाद थी, लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने उस बिल को बैंक से जाके 9500 में डिस्काउंटेड करवा लिया, ठीक है, मैं तो डिस्काउंटेड करवा चुका। अच्छा, ड्यू डेट के ऊपर क्या होगा कि बैंक को सामने वाली पार्टी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा। अगर सामने वाली पार्टी पेमेंट करने से मना करती है, बैंक उस पे लीगल एक्शन नहीं लेगा। लीगल एक्शन को लेंगे हम लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और वाई के बीच का था, ना कि बैंक और वाई के बीच का। बैंक तो हमें चाहता है, बैंक हमें इंटीमेट करेगा कि जी आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमसे डिस्काउंटेड करवाया था वो डिसऑनर्ड हो गया और मैंने उसके ऊपर 500 रुपए का नोटिंग चार्ज भी पे किया। तो जैसे ही वो बिल डिसऑनर्ड होगा, बैंक हमसे पैसा मांगेगा और हम किससे पैसा मांगेंगे? वाई से। भाई बैंक हमसे पैसा मांगेगा। अच्छा, बैंक कितने पैसे मांगेगा? 10,500 या 10,000 या 9,500? बैंक हमसे मांगेगा पूरे 10,500। सोचो भाई, ड्यू डेट के ऊपर बैंक को कितना पैसा चाहिए? बैंक ने हमें 9500 दिया था। क्यों? क्योंकि बैंक मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर रहा है। जब मैच्योरिटी डेट रहेगी तो बैंक को कितने पैसे चाहिए? पूरे 10 चाहिए। 10 तो बैंक को वो चाहिए और 500 जो बैंक ने अपने पास से खर्च और कर दिया, तो बैंक हमसे पूरे कितने पैसे मांगेगा? 10,500। और हम ये पैसा किससे मांगेंगे? वाई से। तो हमारे लिए वाई से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेंगे? वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा हम अपनी बुक में एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई तो हमारा बन जाएगा डेटर और बैंक हमारे लिए बन जाएगी लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर। वाई से पैसा लेना है 10,500 रुपीज, बैंक को पैसा देना है 10,500। एंट्री बन गई वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, ये हो गई जनरल इनपुट्स ऑफ वाई। अच्छा, एक्स की बुक्स में सॉरी वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वाई को बैंक से कोई मतलब नहीं। वाई किसको जानता है? एक्स को। उसको तो एक्स को पैसा देना है। कितना? वही 10,500। 10,000 रुपीज बीपी के, 500 रुपीज नोटिंग चार्जेस के। तो वो अपनी बुक्स में सेम एंट्री रिपीट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये की एंट्री हो जाएगी, चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाओ, वाई की बुक्स में कोई नई एंट्री नहीं। क्लियर है बात? इसके बाद थर्ड केस आता है कि व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज या बीआर is engrossed to a third party, dishonor and not in charge paid by third party, paid by third
पार्टी। देखो बेटा अगला केस आता है कि when the bill of exchange is endorsed to a third party Z and disorder। भाई मान लो आज हमें Y से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, हमने सेम बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर Z को दे दिया। Z नाम की कोई पार्टी हमारे पैसा मांगी, हमने वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर Z को दे दिया। ड्यू डेट के ऊपर Z ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाली पार्टी के सामने यानी कि Y को प्रेजेंट किया, Y ने पेमेंट देने से मना कर। अच्छा जो नोटिंग चार्जेस था वो भी किसने पे किया? Z ने पे किया। जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा, Z हमें तुरंत इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि जी आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे एंडोर्स किया था वो डिसऑनर्ड हो गया और मैंने उसके ऊपर 500 रुपीस का नोटिंग चार्जेस भी दिया। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा Z हमारे पैसा मांगना स्टार्ट कर देगा। अरे भाई Z किससे पैसा मांगेगा? हमसे। हम किसके पैसा मांगेंगे? Y से। अब Z हमसे कितना पैसा मांगेगा? वही बैंक की तरह 10,500 और हम Y से कितना पैसा मांगेंगे? 10,500। तो एक तरीके से हमारी बुक्स में क्या एंट्री होगी? Y से पैसा लेना है और Z को पैसा देना है। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे Y डेबिट टू Z। हम लोग अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? Y डेबिट टू Z। Y से लेना है, Z को देना है। कितना? सेम अमाउंट 10,500। Y की बुक में क्या एंट्री होगी? भाई Y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो Y के भी तो सेम बात है। भाई Y को Z से तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दिया था? X को। डिसऑनर्ड होगा वो किसको जानता है? X को। तो वो अपनी बुक्स में सेम एंट्री रिपीट करेगा, उसे वो ही 10,500 रुपीस देने, X को देने, 10,000 BP के देने, 500 नोटिंग चार्जेस के देने। तो वो अपनी बुक्स में सेम एंट्री रिपीट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X। क्या एंट्री करेगा? BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू X। सेम एंट्री रिपीट। ठीक है बेटा, ये थर्ड केस। उसके बाद फोर्थ केस आता है कि when the bill of exchange is sent to bank for collection and disorder। देखो आपको बताया था कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट पर या मैच्योरिटी डेट से पहले अपने बैंक वालों को दे देते हैं इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि जी बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट पर ये बिल सामने वाली पार्टी को प्रेजेंट करना, पैसा कलेक्ट करना और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करना। बैंक हमारे लिए ये काम कर रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को देते हैं कलेक्शन पर्पस के लिए, तो उसके बदले में बैंक हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट देता है जिसका क्या नाम होता है? बिल फॉर कलेक्शन। मान लो आज हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया कलेक्शंस के लिए, बैंक ने हमें दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया बिल फॉर कलेक्शन। क्या एंट्री होती है उसके लिए? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू PR। इसमें कुछ एंट्री। अब अगर मान लो दो ही बात होती है, ड्यू डेट पे बैंक हमें इंटीमेट करेगा जी पैसा आ गया। अगर पैसा आ गया तो बता ही चुका, बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन। लेकिन अगर बैंक हमें इंटीमेट करता है कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने हमें कलेक्शंस के लिए दिया था उसकी पेमेंट नहीं आ रही, सामने वाली पार्टी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो उस केस में बैंक हमसे पैसा नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि हमने बैंक को डेबिट किया ही नहीं था। हमने एंट्री करी थी बिल फॉर कलेक्शन टू PR, यानी कि वो PR किस में कन्वर्ट हो गया था? बिल फॉर कलेक्शन। आज वो खत्म हो गया। हाँ, जो नोटिंग चार्जेस है अगर वो बैंक ने पे किए हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, हमने पे किए हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। दोनों केसेस में बैंक का तो खत्म ही हो जाएगा झंझट। तो देखो फोर्थ केस आता है कि बैंक bills receivable is sent to bank for collection, sent to bank for collection and disorder। disorder and noting charge पेड बाय। भाई बात आती है नोटिंग चार्जेस किसने दिए? या तो बैंक ने दिए, ऑलमोस्ट तो बैंक ही देगा जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और या फिर हम देते हैं। नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक और अस।
भाई या तो बैंक देता है या हम देते हैं। तो उस केस में जैसे भी 300 होगा वाई के दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे। कितना? 10,500। बैंक को नहीं देना, हमारे पास से 10,000 का क्या खत्म होगा? बिल फॉर कलेक्शन। भाई हमें जब मिला था, जब हमने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था तो हमने एंट्री करी थी बिल फॉर कलेक्शन टू पीआर, यानी कि वो पीआर किस में कन्वर्ट हो गया था? बिल फॉर कलेक्शन। आज वो बिल फॉर कलेक्शन खत्म हो गया, तो आज हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी? वाई डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। वाई से कितना पैसा लेना है? 10,500। बिल फॉर कलेक्शन कितने का हो गया? 10,000। और यहां से नोटिंग चार्जेस जो पे किया गया, हमने पे किया और जिसे बैंक ने, आप तो बैंक क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो कितना पैसा हो गया? 10,500। वाई की बुक्स में बात करें, सेम है। वाई की बुक्स में इसके रिगार्डिंग सेम है। क्लियर है? तो ये हमारे पास टॉपिक है रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ बिल ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ तक कर लो, कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।